स्पेशली ये सिर्फ इसी के लिए है कि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे इस चैप्टर से रिलेटेड। We'll start with the chapter periodic classification of elements। बेसिक चीज़ क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको पता है 3 चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, आपको पता है 3 चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, हम इस चैप्टर में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अभी तक हमें पता है, हो सकता है 118 के बाद और भी एलिमेंट्स आए। नए एलिमेंट्स जब भी डिस्कवर होते हैं पीरियोडिक टेबल के एंड में लग जाते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या है वो मैं आपको एक बार एंड में दिखा देती हूँ। पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, हम ये सारी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि ये टेबल कहाँ से डेवलप हुई, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ठीक है, कैसे कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया इस पीरियोडिक टेबल के डेवलप होने में। फिर उसके बाद फाइनली ये जो टेबल आती है इसमें ट्रेंड्स क्या है, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं, बट आज सब कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। ठीक है ना, आई विल जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर। अब क्या है, सबसे पहले बात आती है कि क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। ऑब्वियसली उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को। आपको पता है कि कोई भी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डाल देते हैं। तो एलिमेंट्स को भी हमने ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया, अलग अलग ऐसे रोज और कॉलम्स बना दिए ताकि उनको पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, तो ट्रेंड्स इन फर्स्ट इज द अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, वैसे तो और भी अटेम्प्ट थे बट फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट डॉब्रेनर ने किया था। और भी साइंटिस्ट थे जो इससे पहले आए थे, बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स डन बाय डॉब्रेनर। सो व्हाट ही डिड वाज ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3। उन्होंने क्या किया, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 3-3 के ऐसे ग्रुप्स बना दिए और 3-3 के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। और इन्होंने कहा कि मैं अरेंज कर रहा हूँ एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। समझने वाली बात क्या है इसमें कि एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस such that the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements। अब थ्योरी सोचो, पहले छोड़ दो, पहले ये समझो। लेट्स सपोज मैं मान लेती हूँ 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं। भाई आपस में डिस्कशन मत करो, जो भी डिस्कशन करनी है आप मुझसे कर सकते हो। मैं मान लेती हूँ फर्स्ट का एटॉमिक नंबर, लेट्स एटॉमिक मास, फर्स्ट का एटॉमिक मास मैं मान लेती हूँ 4 है। मान लेती हूँ जो हमारा C एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो रफली 10 है। ठीक है, मैंने क्या किया, इनका जो एवरेज निकाला, एवरेज निकालना आता है फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का, तो मैंने एवरेज निकाला 10 + 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7। तो मैंने देखा ये जो B एलिमेंट है ना, इसका जो एटॉमिक मास था वो 6.9 था। मैंने देखा कि इसका एटॉमिक मास 6.9 था, तो आपको दिख रहा होगा 6.9 और 7 में ज़्यादा फर्क नहीं होता। सो यही चीज़ डॉब्रेनर ने कही कि जब मैंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो एटॉमिक मास मिडल एलिमेंट का था वो रफली एवरेज था बाकी दोनों के एटॉमिक मास से, तो रफली 6.9 और 7 इक्वल हो गए। तो दिस वाज डॉब्रेनर्स ट्रायड्स। इस तरीके से डॉब्रेनर ने 3 ट्रायड्स फॉर्म करे। तो डॉब्रेनर ने जो 3 ट्रायड्स फॉर्म करे वो फर्स्ट ट्रायड था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेकेंड ट्रायड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और जो थर्ड ट्रायड था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। तो उसने 3 ट्रायड्स फॉर्म करे। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3 एंड ही कॉल्ड देम ट्रायड्स। अच्छा, ट्रायड्स क्यों बोला, बिकॉज ट्रायड्स मीन्स ग्रुप्स ऑफ 3। सो ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3, ही कॉल्ड देम ट्रायड्स। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हुई, प्रॉब्लम ये थी कि जब डॉब्रेनर ने क्लासिफिकेशन करी तब देयर वर समवेयर अराउंड 28 एलिमेंट्स नोट, रफली बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। तो या इनके नाम याद रखने हैं कशिश। ये जो 3 नाम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट वर द 3 ट्रायड्स दैट वर नेम्ड बाय डॉब्रेनर। तो आपको ये तीनों मेंशन करने पड़ेंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब डॉब्रेनर ने क्लासिफिकेशन करी ना तब 28 एलिमेंट्स नोन थे रफली। अब तो 118 एलिमेंट्स हमें पता है, लेकिन तब रफली इतने एलिमेंट्स पता थे। अब इतने 28 में से डॉब्रेनर कितने डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, ओनली 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डॉब्रेनर इन 28 में से सिर्फ 9 एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, बाकियों का क्या, व्हाट अबाउट द रेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को डॉब्रेनर क्लासीफाई नहीं कर पाया। दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक।
दैट वॉज द रीजन वाई दिस डॉब्रेनर ट्राइड्स वॉज रिजेक्टेड. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कोई डाउट्स है तो अगेन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट डॉब्रेनर ट्राइड. सिर्फ इतनी चीज पता होनी चाहिए, डॉब्रेनर ने क्या कहा था, डॉब्रेनर के 3 ट्राइड्स क्या थे, और तीसरी लिमिटेशंस क्या थी डॉब्रेनर्स के ट्राइड्स की. नेक्स्ट वील मूव ऑन टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब होता क्या है, जब एक थ्योरी रिजेक्ट होती है तो दूसरी थ्योरी आती है, दूसरी रिजेक्ट होती है तो तीसरी थ्योरी आती है. तो सेकेंड जो थ्योरी थी वो न्यूलैंड की थी. न्यूलैंड दूसरे साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया. अब जो ऑक्टा वर्ड है इन ट्राइड्स के पर्टिकुलर नेम्स है. यस ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर नेम्स ही हैं, और भी होते हैं, 1-2 बाद में भी आइडेंटिफाई हुए थे 1-2 ट्राइड्स, लेकिन वो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं करे. आप 11th में जाएंगे ना तो आप देखेंगे 1-2 ट्राइड्स और थे, बट आपकी एनसीईआरटी बुक से ही मैं रिलेट कर रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ यही 3 ट्राइड्स मेंशन करे हैं. ठीक है. यस, ट्राइड्स के पर्टिकुलर नेम्स हैं. सो विल मूव ऑन टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब ऑक्टा वर्ड का मतलब होता है 8. ठीक है, ऑक्टा मीन्स 8. तो न्यूलैंड ने क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन एक 8 की सीरीज में. जैसे डॉब्रेनर ने 3-3 की सीरीज में अरेंज किया, न्यूलैंड ने कहा कि मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूँ 8 एलिमेंट्स को, सच दैट फर्स्ट और 8th एलिमेंट सेम जगह पे लाई करेगा. यानी फर्स्ट और 8th एलिमेंट की मैं मान के चल रहा हूँ कि इनकी ना क्या है, एलिमेंट्स की वो एक तरह से इनमें सिमिलैरिटी है. बाकी सब हटा देती हूँ, कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है. तो न्यूलैंड ने कहा कि मैं 8 के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज. तो उसने ये फाइंड आउट किया. जब न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन करी तब 56 एलिमेंट्स नोन थे. जब डॉब्रेनर ने करी तब कम एलिमेंट्स नोन थे. धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं. तो हुआ क्या, न्यूलैंड ने अपनी क्लासिफिकेशन शुरू करी. तो जैसे हमारी म्यूजिक की सरगम होती है, ठीक है, हमारे जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में देर आर नोट्स ऑफ म्यूजिक, सा रे गा मा पा धा नी एंड यू नो द रेस्ट. ठीक है, पा धा नी सा, एंड में वापस सा आता है. मतलब कि जो फर्स्ट और 8th सरगम होती है वो एकदम सेम होती है, सा से शुरू होके सा पे खत्म होती है. तो जो न्यूलैंड की जो लैंग्वेज थी दैट वाज प्रोबेबली जर्मनी. ठीक है, जर्मन थी शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है. तो उनकी लैंग्वेज में भी जो उनके म्यूजिक के नोट्स थे ना वो भी कुछ ऐसे ही थे कि फर्स्ट से शुरू होके जो 8th नोट था वो एग्जैक्टली जैसा था जैसे फर्स्ट और 8 सेम हो. वो था कुछ ऐसा, डो रे मी फा सो नी डो, समथिंग कुछ ऐसा था. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बट आपको वो सब नहीं याद करना. आपको बस ये देखना है कि जैसे हमारे नोट्स ऑफ म्यूजिक में फर्स्ट और 8th नोट सेम होता है, ऐसे ही जो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे उसमें फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट सेम नहीं था, सिमिलर प्रॉपर्टीज का था. ठीक है. अब क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट को सेम ग्रुप में डाल दिया. उसके बाद 8th के बाद क्या आएगा, 8 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट काउंट करोगे, वापस जो 8th एलिमेंट है उसकी और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी. ठीक है ना. तो दैट वुड बी शायद 15, जो भी होगा वो देख लेना. अभी हम आते हैं मेन क्लासिफिकेशन पे. सो दिस इज द टेबल. ठीक है ना. ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. पहले यहीं से समझा देती हूँ. अब इन्होंने कहा जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन से काउंट करने लगूँ ना तो 8th एलिमेंट आता है फ्लोरीन. तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, मैं दोनों को सेम ग्रुप में रख लेता हूँ. ठीक है. ऐसे ही कोई भी एलिमेंट उठा लो, बेरिलियम. बेरिलियम से तुम काउंट करना स्टार्ट करोगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम. बेरिलियम के बाद 8th एलिमेंट आता है मैग्नीशियम. तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की सेम प्रॉपर्टीज थी. मैम ये क्या क्लास 10th का पढ़ा रहे हो? येस ऑफ कोर्स, क्लास 10th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा है. जो लोग लेट जुड़े हैं प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने ऑलरेडी थंबनेल में भी डाला हुआ है. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा है. हाय अवनी. सो ऐसे उन्होंने क्या किया, 8-8 के ग्रुप्स बना दिए. ठीक है. और उन्हें कहा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. क्लासिफिकेशन तो बहुत बढ़िया थी, बट अगेन कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह गए. और इन ड्रॉबैक्स की वजह से क्या हुआ, ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन न्यूलैंड ने करी इसे रिजेक्ट कर दिया गया. ड्रॉबैक्स क्या थे, अब देखो यहीं से समझाते हैं. कोबाल्ट और निकल दिख रहा है. कोबाल्ट और निकल, यहाँ स्लॉट है 1 का, हर जगह एक एलिमेंट का स्लॉट है, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट्स घुसाए गए, कोबाल्ट और निकल. अब क्या है, क्योंकि कोबाल्ट और निकल 2 एलिमेंट्स एक साथ प्लेस किए गए हैं एक के स्लॉट में, तो लोगों ने कहा कि यार दिस इज रॉन्ग, तुम एक स्लॉट में 2 एलिमेंट्स कैसे प्लेस कर सकते हो. सो न्यूलैंड सेड आई डिड दिस टू एडजस्ट द एलिमेंट्स
इन अकॉर्डिंग टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट ठीक है लोगों ने नहीं माना इस बात को कि सेम स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को कैसे प्लेस कर दिया। यहाँ पे भी देखो 2 एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं इन सेम स्लॉट, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक था, ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, जैसे कोबाल्ट और निकल और सीरियम और लैंथेनम है, बट नाम नहीं याद करना। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बना के दिखाओ, ठीक है ना। तो हाँ, ये ट्रायड्स, डॉबरेनर्स ट्रायड्स जरूर याद करने हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की टेबल नहीं याद करनी। इसमें क्या याद करना है कि क्या उन्होंने बोला, दूसरी चीज क्या उनके मेजर ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लिमिटेशंस वाला क्वेश्चन 3 मार्क में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट, 12th का कब करो, 12th का भी मैंने स्टार्ट नहीं किया बच्चे। हाँ, तो वापस आते हैं इस टेबल पे। फर्स्ट ड्रॉबैक समझ आ गया, ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम स्लॉट। नेक्स्ट, ही अरेंज एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखो जैसे कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन सब से मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में रखा गया है, तो ये ड्रॉबैक था। नेक्स्ट, जो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज है वो आयरन से मिलती हैं, और आयरन है तुम्हारा यहाँ का लास्ट एलिमेंट, ठीक है ना। ये स्क्रीन थोड़ी सी इधर हो गई, ठीक है। आयरन है लास्ट एलिमेंट यहाँ का, तो आयरन और कोबाल्ट और निकल में बहुत डिफरेंस है। सो उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट सेम थे उनको बहुत दूर दूर रखा, तो ये सेकेंड ड्रॉबैक था। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या बताया मैंने, एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट। नेक्स्ट, iron which had properties similar to cobalt and nickel were placed in 2 different slots, ठीक है, जो कि गलती थी उसकी। नेक्स्ट क्या चीज थी कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, चलो जरा दूसरे पेन से लिखते हैं, ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था दैट वाज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। तो ये न्यूलैंड्स लॉ सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। आफ्टर कैल्शियम देखा गया कि आफ्टर कैल्शियम हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम की, ये है यैट्रियम एलिमेंट, नाम अगेन नहीं याद करना, बट ये 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। ऐसे ही जिंक और स्ट्रॉन्शियम, ये 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। तो ये माना गया दैट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज वैलिड फॉर ओनली लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स मतलब ऊपर से शुरू होके ये कैल्शियम तक लाइटर एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास, वो 40 होता है, तो सिर्फ यहीं तक वैलिड था। 39 और 40 होता है, ठीक है, रफली बता रही हूँ मैं। तो ये बात हुई कि ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है दैट इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम एंड नॉट आफ्टर कैल्शियम, ठीक है भाई। न्यूलैंड्स लॉ समझ आया। 3 मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अगर कोई दिक्कत है तो अगेन आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। बताओ कोई कंफ्यूजन कोई तो। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर कल से शुरू हो जाएगा, पक्की बात है, आज ये चल रहा है, ठीक है। और कोई ड्रॉबैक्स और कोई कोई प्रॉब्लम्स तो पूछ सकते हो। 9th का वर्क एंड एनर्जी बच्चे कल से स्टार्ट करूँगी। चलो आगे शुरू करते हैं हम। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, अगेन वही बात है, जब एक थ्योरी रिजेक्ट होती है तो दूसरी थ्योरी आती है। तो जब ये ऊपर की 2 थ्योरीज रिजेक्ट हो गई, डॉबरेनर्स ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो आई मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव ने क्या कहा, उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल डिराइव करी तब 63 एलिमेंट्स नोन थे। देखो अब धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, पहले 28 थे, फिर 56 हुए, फिर 63 हुए। जब तक मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तब तक 63 एलिमेंट्स आ चुके थे। तो मेंडलीव ने क्या किया, पहले समझते हैं। और मेंडलीव का अभी तक का बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेंडलीव का, बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे। कैन यू मूव योर वीडियो टू द लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड वीडियो मुझे समझ नहीं आ रहा, स्क्रीन लेफ्ट करनी है या वीडियो लेफ्ट करनी है, दोनों में फ़र्क है। मतलब मेरी फ़ोटो लेफ्ट होनी चाहिए या फिर स्क्रीन लेफ्ट, आई डोंट नो, आप थोड़ा सा क्लियर कर दो, कर देंगे फिर। अगर स्क्रीन लेफ्ट करनी है तो वो यहाँ से हो जानी चाहिए, किधर से होगी? फोटो, अच्छा फोटो लेफ्ट करनी है। अब ये ना मिरर इमेज आ रही है, मतलब मेरा राइट, ठीक है, अब सही है। चलो ठीक है, आगे शुरू करते हैं हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। फोटो सही है? अगर ब्राइटनेस कम है तो उसके लिए एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, बेटर।
कमेंट करके बता दो भाई। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तक आते हैं हम। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव डिराइव द पीरियोडिक टेबल, उसमें 63 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन 63 एलिमेंट्स को डिवाइड किया। अब इस चीज़ को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मेंडलीव ने क्या किया, हर एलिमेंट को एक कार्ड के ऊपर लिखा, ठीक है। डेफिनेशन नहीं दिख रही, कौन सी डेफिनेशन नहीं दिख रही स्क्रीन पे, मैंने स्क्रीन भी बड़ी कर दी अब तो। प्लीज़ मेंशन कर दो कौन सी डेफिनेशन नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ से ओके आई गेट इट। अच्छा तो अच्छा मुझे समझ आया, मेरी फ़ोटो ब्लॉक हो रही है। ऑल राइट, इसको क्या करते हैं हम, तो ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब नहीं होगा ये, क्योंकि मैंने ये कर दिया, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी बट अब आ गई है, सो मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। अब तुम्हें शायद डेफिनेशंस क्लियर दिखेंगी, ठीक है। क्या और करूं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट इज मेंडलीव्स, नहीं न्यूलैंड पे पहुंच गए, नीचे मेंडलीव, ठीक है भाई, ऑल गुड। सो मेंडलीव ने क्या किया, 63 एलिमेंट्स उसके पास थे, उसने 63 कार्ड्स उठाए, हर एलिमेंट के ऊपर उसका नाम लिखा और एलिमेंट के पीछे उसकी प्रॉपर्टी लिखी, ठीक है। क्या किया, 63 एलिमेंट्स थे, हर एलिमेंट को एक कार्ड के ऊपर लिखा, कार्ड पे नेम ऑफ द एलिमेंट लिखा और एलिमेंट के पीछे उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिख दी। उसके बाद क्या किया, उसके पास एक बड़ा सा बोर्ड था, ठीक है। उसने ये 63 एलिमेंट्स इस बोर्ड के ऊपर अरेंज करे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग ऐसे ही आ रही है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सो उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब क्या किया उन्होंने, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप टुगेदर। जैसे उन्होंने देखा कि एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज लिथियम, ठीक है, लिथियम, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी। एक और एलिमेंट आया सोडियम, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी। अब उसने देखा बैक साइड प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी, देखा कि लिथियम और सोडियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, तो लिथियम और सोडियम को एक पर्टिकुलर रो में डाल दिया, एक पर्टिकुलर कॉलम में, आई मीन, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या देखा, नेक्स्ट पोटेशियम एलिमेंट आया, उनकी प्रॉपर्टीज भी इनके जैसी थी, अगेन उनको सेम पर्टिकुलर कॉलम में डाल दिया। सो इस तरह एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया सच दैट जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज दे वर ग्रुप टुगेदर। सो अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ये क्लासिफिकेशन के लिए, नो आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर रीजन। चलो भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिलेक्ट करे उन्होंने ये केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करने के लिए। रीजन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट्स हैं कि ये ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसके पास जो 56 एलिमेंट्स थे, हर किसी की रिएक्शन, हर किसी का केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन के साथ देखा, फिर हर किसी का केमिकल फॉर्मूला ऑक्सीजन के साथ देखा, फिर उसके बाद अरेंज करा एलिमेंट्स को, ठीक है ना। तो ये आ जाता है 1 मार्कर क्वेश्चन में, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, व्हाई हाइड्रोजन एंड हीलियम वर सिलेक्टेड। अगर स्क्रीन में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो भाई, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से इसे पूरा साइड पे कर दिया है ताकि आपको मतलब इमेज के पीछे ना छुपे स्क्रीन। हाँ जी, तो क्या हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ 63 एलिमेंट्स वर रिटन ऑन 63 कार्ड्स, ये सब मैंने बता दिया। एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर सॉर्टेड, ठीक है। सो मोस्ट एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। फर्स्ट इज, इससे आया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उन्होंने, मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दे दिया बेस्ड ऑन दैट, और उन्होंने कहा दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न ट्रायड्स और ऑक्टेव्स। नहीं बच्चे, ट्रायड्स लर्न करने, ऑक्टेव्स नहीं लर्न करने, ठीक है। ऑक्टेव्स डायरेक्टली तो नहीं आते, बट देख लेना कि ये ऑक्टेव्स है और ये नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की। उन्होंने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझते हैं इस बात को। तो मेंडलीव ने कहा कि मैं जो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जो इनकी प्रॉपर्टीज है, ये एक पीरियोडिक सीक्वेंस, पीरियोडिक सीक्वेंस का मतलब हो गया एक रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज करिए। जैसे मैंने क्या किया,
ABCDEFGH, मैंने यहाँ 8 एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने इनको अरेंज किया एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और मैंने बोला जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है ना वो एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में चेंज हो रही हैं। अब A से D जाने पे या तो रेगुलर ऑर्डर में इंक्रीज हो रही होंगी या रेगुलर ऑर्डर में डिक्रीज हो रही होंगी, बट जो भी है एक रेगुलर ऑर्डर है। ये मतलब था इसके इस लॉ का। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या तो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है विद देयर एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज भी रेगुलरली चेंज हो रही हैं। कोई बात नहीं बच्चे, अगर नहीं पसंद आ रही वीडियो, जिसको पसंद आ रही है वो देख सकते हैं, नहीं पसंद आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज़ बता दो भाई, अभी तक कोई डाउट्स रहे हो तो, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड इसको हटा दिया जाए। सो अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, हम इसकी बात करते हैं। पहली अचीवमेंट क्या थी, एलिमेंट्स विथ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास was placed before an element with slightly lower atomic mass. So let's suppose I'll just show the Mendelee's periodic table और उसके बेसिस पे बताते हैं। ओके, इसमें Mendelee's periodic table है नहीं, बट कोई बात नहीं, आप NCERT बुक्स को रेफर कर सकते हैं। NCERT बुक में Mendelee's periodic table दी हुई है, आगे से यहाँ से इरेज हो गई है, ठीक है ना। मेरे जो नोट्स हैं जिनको मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ पे भी आपको टेबल मिल जाएगी उसमें। सो अचीवमेंट्स क्या थे, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स विद स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास। जैसे एक एलिमेंट था कोबाल्ट, उसका एटॉमिक मास था 58.9, ठीक है। नेक्स्ट निकल, जिसका एटॉमिक मास था 58.7। सो ऑब्वियसली कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो पहले निकल को लिखना चाहिए और फिर कोबाल्ट को लिखना चाहिए। बट मेंडलीव ने क्या किया, पहले कोबाल्ट को लिखा और कोबाल्ट के बाद निकल को लिखा, ठीक है। तो क्या है, एलिमेंट्स विद स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड बिफोर स्लाइटली लेस एटॉमिक मास। तो मेंडलीव ने कहा कि आई हैव डन दैट सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। तो था तो ये ड्रॉबैक, लेकिन मेंडलीव ने क्या कहा कि मैंने जान के ऐसा किया ताकि एलिमेंट्स को एक सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैं अरेंज कर सकूं। नेक्स्ट क्या था, ही लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने क्या किया, कुछ गैप्स छोड़ दिए बीच बीच में। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ अगेन एलिमेंट्स लिख रही हूँ ABCDE, देन यहाँ पे मैंने गैप छोड़ दिया, देन यहाँ पे गैप छोड़ दिया, देन यहाँ F। तो ऐसे बीच बीच में आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको कुछ गैप्स मिलेंगे। बच्चे 10th क्लास का चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अगर किसी को कोई डाउट है या कोई अभी ज्वाइन किया तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो वी वर स्टार्टिंग अबाउट मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, तो उसने बीच में कुछ गैप्स छोड़े। अब अगेन दिस हैज़ टू बी द ड्रॉबैक कि भाई गैप्स क्यों छोड़े मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में, बट अगेन ही सेड कि मैंने जान के ये वाले गैप्स छोड़े हैं क्योंकि मुझे पता है जैसे कि अभी 63 एलिमेंट्स हैं और जैसे और ज़्यादा आगे एलिमेंट्स आएंगे तो मैं क्या करूँगा, वो जो नए एलिमेंट्स आएंगे उनको ये वाले पर्टिकुलर गैप में फिल कर दूंगा। और ऐसा एक्चुअली हुआ भी, व्हेन लेटर ऑन न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद करना है। तो ये जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए, ये जो खाली गैप्स है इनमें फिल हो सके। तो क्या हुआ, ऑब्वियसली उसकी जो ये थ्योरी थी इसको सही माना गया कि हाँ जब फ्यूचर में नए एलिमेंट्स आए हैं वो ये गैप्स में फिल हो रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि ये थ्योरी सही हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने ये जो गैप्स छोड़े ना, इनका एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। जैसे संस्कृत या हिंदी में एक बोलते हैं, तो इन एलिमेंट्स के आगे एक लिख दिया, जैसे एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, या फिर एक एल्यूमिनियम, एक बोरॉन, एक सिलिकॉन, इन द नेम्स ऑफ द प्रोसीडिंग एलिमेंट्स। यानी जैसे ये क्या है, ये एक एलिमेंट F है, ठीक है। F से पहले जो गैप छोड़ा उसने उसका नाम दे दिया एक F। ये जो गैप है इसका नाम दे दिया एक F, ठीक है। समझ रहे हैं आप एक बात। तो ऐसे ही उसने नाम दे दिया इन गैप्स का, और बाद में जब एलिमेंट्स आए वो ये वाले गैप्स में फिल हो सके, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, नोबल गैसेस भी आई। नोबल गैसेस सच एज हीलियम, न्यूऑन एंड आर्गन। अच्छा, नोबल गैसेस क्यों लेट डिस्कवर हुई, अगर किसी को पता है तो फटाफट बताओ, वेट कर रही हूँ मैं। थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। अच्छा, और स्पीड होनी चाहिए, ओके ठीक है भाई, मेरे को लगा मैं अपनी तरफ से बहुत फास्ट कर रही हूँ, बट स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, नोबल गैसेस इसलिए लेट डिस्कवर हुई बिकॉज दे वर वेरी इनर्ट, अनरिएक्टिव होती है नोबल गैसेस। क्योंकि वो अनरिएक्टिव होती है तो पता ही नहीं चला कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ।
तो क्या किया, नोबल गैसेस काफ़ी लेट डिस्कवर हुई, जिसकी वजह से जब नोबल गैसेस आई तो उन नोबल गैसेस को एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया ये, ठीक है ना, जो ऐसे हुए इन्हें ग्रुप बोला, जो ऐसे हुए इन्हें पीरियड बोला, ठीक है। तो नोबल गैसेस को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द करंट सीक्वेंस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नोबल गैसेस को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रेजेंट सीक्वेंस। तो इस वजह से नोबल गैसेस भी सही से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जो अगेन एक अचीवमेंट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। सो बेस्ट थिंग क्या थी इसके बारे में कि जो जो ड्रॉबैक्स थे ना, जो जो लोगों को लगा कि इस टेबल में कमी है, मेंडलीव ने उस पर्टिकुलर कमी को रिजॉर्ट कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया कि हाँ मैंने जान के गैप्स छोड़े हैं, मैंने जान के हाँ ऐसे एटॉमिक मासेस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। सो दिस वाज द बेस्ट, ऑल दीज वर अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, बट अगेन देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स। अब क्योंकि ड्रॉबैक्स थे तो इसलिए इसकी थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। सो वील स्टडी अबाउट लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहली लिमिटेशन थी देयर वाज नो फिक्स पोजीशन असाइन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं असाइन हुई थी। अब क्या है, हाइड्रोजन जो है हमारे नोबल जो फर्स्ट ग्रुप में भी रखा जा सकता है और जो 17th ग्रुप नॉर्मल अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके अकॉर्डिंग जो 17th ग्रुप है उसमें भी रखा जा सकता है। तो हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं फिक्स हो रही थी, दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक इन दी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ये ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन की ना फिक्स पोजीशन नहीं है। हम प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन अभी भी ये ड्रॉबैक चलता हुआ आ रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक था। अगर डिटेल में चाहिए तो डिटेल में मैंने पूरा चैप्टर बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप सर्च करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय स्कॉलर्स केमिस्ट्री, तो आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ मिल जाएगी। अभी बस मैं शॉर्ट में डिस्कशन कर रही हूँ यहाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन। अब जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए ना, तो अगेन आइसोटोप्स इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो सकते थे, क्योंकि मेंडलीव को कंफ्यूजन थी कि मैं आइसोटोप्स को कहाँ फिट करूँ, सेम स्लॉट में फिट करूँ या डिफरेंट स्लॉट में फिट करूँ। सो दिस वाज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थर्ड ड्रॉबैक क्या था, द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स डिड नॉट इंक्रीज इन अ स्टेडी मैनर। तो क्योंकि एटॉमिक मासेस एक स्टेडी मैनर में इंक्रीज नहीं होते, लेट्स सपोज मैं एक एलिमेंट अगेन ABC लेकर चल रही हूँ, एक का मैं एटॉमिक मास 8 ले लेती हूँ या 118 ले लेती हूँ, ठीक है, रफली ले लिया। नेक्स्ट का एटॉमिक मास मैं 120 लिख लेती हूँ, नेक्स्ट का एटॉमिक मास मैं 125 लिख लेती हूँ। अब देखो यहाँ और यहाँ कितना गैप है, 2 का, और ये इन दोनों के एटॉमिक मासेस में कितना गैप है, 5 का। तो अब बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। मैं मान लूँ कि A और B के बीच में एक नया एलिमेंट आएगा, मैंने गैप भी छोड़ दिया इस नए एलिमेंट के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि कितना गैप छोड़ूं, एक एलिमेंट का छोड़ूं, 2 एलिमेंट का छोड़ूं। सो दिस वाज दी मेजर ड्रॉबैक के, क्योंकि ये जो एटॉमिक मासेस हैं एक रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज नहीं हो रहे, कईयों के बीच में 2 का डिफरेंस है, कईयों के बीच में 5 का डिफरेंस है, जिस वजह से क्या होगा, ये इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट the number of elements that could be discovered between any 2 elements. So this was the drawback of Mendeleev's periodic table. So अब क्या है, क्योंकि ये Mendeleev's periodic table में भी drawbacks थे, तो क्या आएगी हमारी modern periodic table, right? So यहीं से start हुई हमारी modern periodic table. अब क्या है, जो ऊपर के जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी वो सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। तब आए हेनरी मोजले के साथ नील बोहर भी थे और 1-2 साइंटिस्ट और इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। उन्होंने क्या किया, एक आइडिया इंपोर्ट कर दिया। उन्होंने एक आइडिया लिया कि क्या है, तुम एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लेकर देखो। तो अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास पे काम कर रहे थे। इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लगा दो। तो एटॉमिक नंबर को एक पर्टिकुलर बेस मान के चलो और एटॉमिक नंबर से बाकी प्रॉपर्टीज अरेंज करो। सो क्या हुआ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो थोड़ा बहुत सही था बाकियों से, उसको रिवाइज करा गया। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज रिवाइज्ड टेकिंग द एटॉमिक नंबर एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। याद करो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, वहाँ था प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
ये आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस वहाँ एटॉमिक मास की जगह यहाँ वर्ड आ गया एटॉमिक नंबर। कहना क्या चाहते हैं वो, इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि जैसे पहले मेंडलीव को लग रहा था कि प्रॉपर्टीज एक रेगुलर सीक्वेंस में चेंज होती हैं जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज होता है, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कहा कि प्रॉपर्टीज एक रेगुलर सीक्वेंस में चेंज होती हैं जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर चेंज होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एक मेजर प्रॉपर्टी थी, इट वॉज मोर वाइटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो क्या है, मेंडलीव ने ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिराइव किया और उन्होंने कहा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड देयर वर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज पीरियड। सीधी सी बात, जो ऐसे चल रहे थे उनको कहा कि ये सब ग्रुप्स हैं, जो ऐसे जा रहे थे उनको कहा कि ये सब पीरियड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह स्टार्ट हुए 18 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स जिनको कहा, तो ऐसे 18 पर्टिकुलर कॉलम्स थे और ऐसे 7 ग्रुप्स थे। अगेन आई विल शो यू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वी नो नाउ। अब इसमें आपको समझना क्या है, याद करना तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करें, बट आपके काम के इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, ये वाले एलिमेंट्स जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स काम के हैं, बाकी कोई एलिमेंट्स काम के नहीं हैं, वो आपके लेटर ऑन हायर क्लासेस में आएंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए एलिमेंट्स। तो विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने कहा कि पीरियड में कितने एलिमेंट्स लाई कर सकते हैं। 2n² आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में। 2n² से आप निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर शेल। याद है, ऐसे हमने शेल्स बनाए थे, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे शेल्स हैं, K शेल, L शेल, M शेल, और एक शेल में मैक्सिमम एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हमने डिसाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ 2n² फॉर्मूला। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2n² से, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो यही उन्होंने कहा कि हर शेल क्या है, हर शेल एक पीरियड के बराबर है। सो फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, नेक्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8। सो इस तरह उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। जो लेफ्ट साइड है, अब मैं पीरियोडिक टेबल से ही समझा देती हूँ सब। जो लेफ्ट साइड एलिमेंट्स हैं, जैसे ये वाली रो, ये वाली, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये सब क्या है, हमारे मेटल्स हैं। ठीक है, और जो राइट साइड है ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। और ये जो बीच में है जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, आगे है ये आर्सेनिक, ये सब क्या है हमारे, ये मेटलॉइड्स है। अब मेटलॉइड्स का मतलब क्या हो गया, सेमी मेटल्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हो। डू वी नीड टू लर्न दोज हाईलाइटेड एलिमेंट्स इन सेम ऑर्डर? यस ऑफ कोर्स भाई, उनको एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में रखा गया था तो ऑब्वियसली इसको इसी ऑर्डर में अरेंज करना है। तुम यहाँ लिथियम को इधर की जगह इधर बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, सो ऑफ कोर्स ये इसी ऑर्डर में अरेंज करना है, इसी ऑर्डर में लिखना है, एलिमेंट्स को इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। लेफ्ट साइड मेटल्स थे, ये भी सब मेटल्स थे। ठीक है, ये सब भी मेटल्स ही थे, बट ये सब आपके काम के नहीं है इसलिए मैं पढ़ा नहीं रही। लेफ्ट साइड मेटल्स, राइट साइड नॉन मेटल्स, बीच में थे मेटलॉइड्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो फर्स्ट ट्रेंड क्या था, एटॉमिक साइज का। इसको जरा हटा देते हैं, थोड़ा सा हौच पौच हो गया। तो फर्स्ट ट्रेंड था हमारा एटॉमिक साइज का। अब लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, एटॉमिक साइड, यहाँ देखो शॉर्ट में समझाऊंगी अब मैं। ठीक है, डिटेल्स में अगेन मैंने बता रखा है, जो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। शॉर्ट में बताऊंगी, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सेम एलिमेंट में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल? बच्चे हाइड्रोजन पे अभी भी इस एक कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन को मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में क्लासिफाई किया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन को एक अलग सा ग्रुप दे दिया, अलग सा बॉक्स बना दिया। देखो आपको दिख रहा होगा, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन इस टेबल से अलग है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कंट्रोवर्सी थी कि उसे नॉन मेटल्स या मेटल्स किस में प्लेस करें, तो हाइड्रोजन को अलग बताया है।
निमोनिक्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर अभी बताने लगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ऑलरेडी निमोनिक्स बता चुकी हूँ, प्लेलिस्ट चेकआउट करो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज मैं बता रही थी एटॉमिक साइज की, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। मोस्टली प्रॉपर्टीज क्या है, जो तुम्हारी लेफ्ट टू राइट वाली प्रॉपर्टीज है वो अप टू डाउन उसकी ऑपोजिट है। लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका, ठीक है। अगेन डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। जिसको देखना हो वो पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकता है, मैं लिंक भी डाल दूंगी इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज हो गया। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर, फिर आयनाइजेशन एनर्जी। मेरे मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब है हमारे मेटल्स, राइट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो है हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। तो लेफ्ट साइड मेटालिक कैरेक्टर है, राइट साइड नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मैं बोल सकती हूँ कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड मेटल्स है, राइट साइड नॉन मेटल्स है, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। और अप टू डाउन जाएंगे तो मैं बोलूंगी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये होगा मेटालिक कैरेक्टर, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, वहाँ ये वाले नोट्स में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या, आयनाइजेशन होती क्या है एनर्जी? इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ साइज डिक्रीज हो रहा है, तो एक छोटे साइज में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं बोलूंगी कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है। और ऑपोजिट यहाँ क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, ऑपोजिट है ट्रेंड, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो, बट आई जस्ट फाइंड इट अप हेयर। जैसे मेटालिक मेटल ऑक्साइड्स, अच्छा मेटल्स क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना, मेटल्स आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर मेटल्स का होगा वही तो इसी का होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, ठीक है। मेटल्स जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हमने एसिड्स बेसिस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हमने मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो लेफ्ट टू राइट क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ये भी डिक्रीज होगा। और अप टू डाउन क्या होगा, ऑपोजिट ट्रेंड, यानी अप टू डाउन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये बात रही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की। नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। सो आपको ये पता है कि मेटल ऑक्साइड्स, याद करो मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी, मेटल ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। तो मेटल ऑक्साइड्स क्योंकि बेसिक होते हैं, लेफ्ट टू राइट जैसे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो बेसिक नेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अप टू डाउन क्या होगा, ऑपोजिट ट्रेंड इंक्रीज होगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो। टेलीग्राम चैनल में कुछ भी नहीं है भाई, इट्स नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उसमें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाके आप नेटवर्किंग बढ़ाओगे अपनी, ठीक है ना। तो एक बार देख लो टेलीग्राम चैनल अगर इंस्टॉल हो सकता हो तो हाँ भाई, ये प्रॉपर्टीज है हमारे मेटालिक कैरेक्टर की और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, बेसिक नेचर की, एसिडिक नेचर की, ठीक है, साइज की, आयनाइजेशन एनर्जी की, और ये सब क्या है हमारी ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगेन डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। जिसको डिटेल में चाहिए उसके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी। विद दिस वी वाइंड अप आवर चैप्टर है, ठीक है ना। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर एवरीवन। अगेन कुछ भी डाउट्स हो वीडियो के बाद भी तो भी आप पोस्ट कर सकते हैं बिलो।